बारिश की उस पहली रात में जब पूरा शहर सो रहा था और सिर्फ आसमान जाग रहा था, वो मुझसे टकराई थी जैसे कोई पुराना अधूरा वादा लौट आया हो। सफ़ेद साड़ी में भीगी हुई, उसकी सांसें काँप रही थीं और आंखें किसी अधूरे अफसाने को दोबारा जीने को मजबूर थीं। उसने मेरी ओर देखा तो वक्त ने रुकने की इजाज़त मांगी, और जब मैंने उसका हाथ थामा तो उसकी उंगलियों की थरथराहट ने मेरे सीने में कोई भूली हुई धड़कन फिर से जगा दी। हम दोनों किसी छत के नीचे नहीं थे, लेकिन जब उसका सर मेरी छाती से लगा तो पूरी दुनिया मेरे सीने में समा गई। वो कहती रही कि उसे डर लगता है कि मोहब्बत उससे हर बार छीन ली जाती है, कि हर बार वो किसी की दास्तां बनती है लेकिन कभी आखिरी पन्ना नहीं बन पाती। और मैं बस उसकी हर सांस को महसूस करता रहा, जैसे वो हवा नहीं, मेरा खुदा हो। उस रात मैंने पहली बार किसी की आंखों में अपना नाम देखा था, और पहली बार किसी के होठों पर चुप्पी को इतना मुखर पाया कि मैंने अपने सारे शब्द उस पर वार दिए, उसकी पलकों पर अपने। ये बारिश इस बार सिर्फ मौसम की नहीं थी, ये उस इश्क की थी जो सदियों से हमारे बीच बहने को तरस रही थी। हम बिस्तर पर नहीं, बल्कि वादों की नरम जमीन पर लेटे थे, जहां हर चुंबन एक कसम बनता गया, हर स्पर्श एक सफर, और हर लम्हा उस आग का हिस्सा जो हमारे बीच सुलग रही थी। उसकी सांसों ने मेरी त्वचा पर नाम लिख दिया, और मेरी उंगलियों ने उसकी पीठ पर वो कहानियां उकेरी जो अब तक सिर्फ अधूरी कविताओं में थीं। वो कहती रही कि ये सब गलत है, लेकिन उसका जिस्म मेरी सांसों के नीचे सुकून ढूंढ रहा था, जैसे कोई प्यासा अपने ही गले में पानी की उम्मीद पाल ले। और उस रात जब हमारे जिस्म बिखरे थे और रूहें एक हो चुकी थीं, मैंने उसकी मांग में कोई सिंदूर नहीं, अपनी धड़कनें भर दीं, ताकि वो जान सके कि अब वो किसी कहानी की नायिका नहीं, मेरी जिंदगी की धड़कन है। उस सुबह जब उसकी आंखें मेरी आंखों के भीतर उतर रही थीं, तब सूरज नहीं उगा था, लेकिन उसकी पलकों की धूप मेरी छाती पर उतर आई थी। वो मेरे पास ऐसे लेटी थी जैसे मेरी रगों से होकर बह रही हो, जैसे मेरी नसों में उसकी धड़कनों का शोर गूंज रहा हो। उसने बिना बोले मेरे गले को अपने हाथों में थामा और बस इतना कहा, तुम मेरी सुबह हो और मेरी रात भी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मेरी दोपहर बनो, मेरी थकान, मेरा पसीना, मेरा झुंझलाना और फिर उसी में सुकून ढूंढ पाना। और मैं उसके माथे पर अपनी सांसें रखकर मुस्कराया, क्योंकि मैंने पहली बार किसी के लबों से ऐसा इश्क सुना था जिसमें जिस्मानी भूख नहीं, एक रूहानी भूख थी। जैसे वो मेरे सीने में अपनी जगह ढूंढ नहीं रही थी, वो उस जगह को घर बना रही थी। जब मैंने उसकी गर्दन के नीचे उंगलियां फिराईं, तो उसने मेरी उंगलियां अपने होठों से पकड़ ली और बमुश्किल फुसफुसाई, कृपया यहाँ मत रुकना, मुझे वहां छूना जहां अब तक किसी ने मेरी उदासी को नहीं छुआ। जैसे मेरी हथेलियों में उसकी कहानियों की राख थी और मेरी सांसें उसे जिंदा कर रही थीं। उस दिन हमने एक दूसरे को अपने जिस्मों में नहीं ढूंढा, हमने एक दूसरे को अपने जख्मों में पहचाना। उसकी पीठ पर जो पुराने निशान थे, वो मेरे गालों की गर्मी से पिघल गए, और मेरी छाती का डर उसके होंठों की नमी से बह गया। हम चादरों में नहीं, वादों में लिपटे हुए थे। उसके गालों पर जब मेरी उंगलियां चलती तो वो कहती, रुक जाओ, और जब मैं रुकता तो कहती, अब नहीं, अभी और पास आओ। और मैं उसे समझने की कोशिश करता, जैसे कोई कविता बार बार पढ़ने पर और गहराई में डूबती जाती हो। हमने उस दिन कुछ खाया नहीं, कुछ बोला नहीं, बस एक दूसरे के भीतर उतरते रहे, जैसे चाय की प्याली में दो अलग रंगों का दूध और चीनी एक होकर कुछ नया बन जाते हैं। और जब रात आई, उसने मेरे सीने पर सिर रखकर कहा, अब जब भी कोई पूछे कि मैं कौन हूं, तो बस कहना, मैं तेरी सांसों की स्याही हूं, जिससे तू अपनी आखिरी किताब लिखेगा। उस शाम जब खिड़की के बाहर फिर बारिश गिरने लगी थी और कमरे के भीतर हल्की पीली रोशनी दीवारों पर माया की परछाई बना रही थी, तब मैंने देखा वो एक लंबी ढीली सी कमीज पहने नंगे पांव जमीन पर बैठी थी। उसकी उंगलियां उसके गीले बालों में उलझी थीं, और आंखों में वो शांति थी जो सिर्फ किसी तपस्विनी को तप के बाद मिलती है। उसने मेरी ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रें मुझे बुला रही थीं, जैसे कोई प्राचीन मंदिर किसी प्यासे को पुकारता है। और मैं धीरे धीरे उसके पास गया, न किसी जल्दबाजी में, न किसी हक में, बस एक श्रद्धा के साथ, जैसे वो कोई किताब हो जिसे पढ़ने से पहले मन स्थिर करना ज़रूरी होता है। मैंने उसके पास बैठते हुए अपनी हथेली उसकी गोद में रख दी, और उसने मेरी हथेली पर अपने होंठ रखे। वो चुंबन किसी शारीरिक चाहत का नहीं था, वो एक ऐसी भाषा का हिस्सा था जिसे सिर्फ आत्माएं समझती हैं।
उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और बोली, सो तुम्हारे दिल की धड़कन बहुत तेज है, क्या तुम मुझसे डरते हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे खो जाने से डरता हूं। वो मुस्कुराई और उसी मुस्कुराहट के नीचे उसकी पलकों से एक बूंद गिरी जो मेरी उंगली पर टिक गई। उस बूंद में शायद सैकड़ों रातें छुपी थीं, अधूरी बातें, रोके गए आंसू और वो सब जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। मैं उस बूंद को अपने होठों तक लाया जैसे कोई मंदिर का जल हो, और उसने मेरे सीने से लिपटते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे अंदर अपनी सारी कहानियां दफन करना चाहती हूं, ताकि जब मैं कभी ना रहूं तुम मुझे लिखकर हमेशा जिंदा रखो। और फिर हमने वो रात एक दूसरे की छाती पर सिर रखकर गुजारी। ना कोई चुंबन मांगा, ना कोई लिपटने की चाह, सिर्फ दिल की धड़कनों को जोड़कर सो जाना था, जैसे दो टूटे हुए तार किसी वाद्य में समा जाए और एक नई धुन बन जाए। और जब रात के तीसरे पहर मेरी नींद टूटी तो मैंने देखा वो अब भी जाग रही थी और मेरी पीठ पर उंगलियों से कुछ लिख रही थी। मैंने धीमे से पूछा, क्या लिख रही हो? और उसने कान में फुसफुसाया, अपना नाम, ताकि जब भी तुम्हें कोई और छुए उसे मेरे होने का एहसास हो। डॉट डॉट। उस रात की सुबह जब मेरी आंख खुली तो खिड़की से छनकर आती हल्की सी सुनहरी धूप उसकी गर्दन पर लहर बनकर ठहर गई थी। वो अब भी मेरी छाती पर सिर रखे सोई थी। उसकी सांसों की गर्मी मेरे सीने में उतरती जा रही थी और मैं अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर वो कहानियां दोबारा लिख रहा था जो हम दोनों ने रात की खामोशी में बिना बोले बुन दी थी। मैंने उसके बालों में उंगलियां फंसाई तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज सुबह इतनी धीमी क्यों लग रही है? और मैं बस उसके माथे को चूमकर बोला, क्योंकि पहली बार वक्त हमारे स्पर्श को देखकर जलन कर रहा है। उसे डर है कि हम अब उसे महसूस किए बिना जी सकते हैं। वो हंसी नहीं, बस आंखें बंद कर ली, जैसे मेरी बात उसकी नसों में बह रही हो। और फिर उसने मेरी कमीज के अंदर अपनी उंगलियां सरकाते हुए कहा, तुम्हारे दिल के पास एक जगह है जहां मैं अपना नाम लिखना चाहती हूं, ताकि जब ये दिल किसी और के लिए धड़के तो मेरी लिखावट उसे डरा दे। उसके हर शब्द में एक अधिकार था। हमने उस दिन कोई घंटों की बातें नहीं की, कोई प्लान नहीं बनाए। हम बस एक दूसरे के बदन पर इतिहास की तरह अंकित होते चले गए। उसकी हथेली जब मेरी हथेली से जुड़ती थी तो लगता था कि दो अधूरी जिंदगियां एक मुकम्मल जिस्म बन रही हैं, और जब उसकी उंगलियां मेरे होठों को छूती थीं तो हर बीती रात माफ हो जाती थी। हमने उस दिन सिर्फ एक चादर बांटी और वो चादर किसी पर्दे जैसी थी जिसमें हम दोनों का अंधेरा रोशनी में तब्दील हो रहा था। मैंने उसके गालों पर थमे आंसुओं को चूमा और वो बोली, मैं वो लड़की नहीं जो सिर्फ तुम्हारे बिस्तर में सोए। मैं वो कहानी बनना चाहती हूँ जिसे तुम अपने बच्चे को सुनाओ और कहो, ये मेरी जिंदगी थी। और मैं बस देखता रहा उसे। उसकी आंखों के भीतर एक ऐसा आकाश था जिसमें मैं खोना नहीं चाहता था। मैं उसमें घर बनाना चाहता था। दोपहर को जब हम छत पर धूप सेंक रहे थे तो उसने मेरे कान में फुसफुसाया, क्या तुम मुझे अगले जन्म में भी चुनोगे? और मैंने कहा, अगर अगला जन्म होता है तो मैं ईश्वर से पहले तुमसे मिलना चाहूंगा, ताकि मुझे खुदा की जरूरत ही ना पड़े। वो फिर चुप हो गई, जैसे ये जवाब उसकी रूह को छू गया हो। और उस चुप्पी में मैंने पहली बार जाना कि कभी कभी एक स्त्री सिर्फ सच्चाई से प्रेम करती है, जुबान से नहीं। वो उठकर कमरे में गई, एक छोटा सा डब्बा लेकर आई। उसमें एक स्याही की शीशी थी और एक पंख वाली कलम। उसने कहा, आज मैं तुम्हारे जिस्म पर वो सब लिखना चाहती हूं जो जिंदगी ने मुझसे छीन लिया। और फिर उसने मेरी पीठ पर अपनी उंगलियों की जगह उस कलम से शब्द लिखने शुरू किए। वो शब्द नहीं थे, वो चीखें थीं जो उसने सालों तक अंदर रोकी थीं। प्यार में जब मैंने खुद को खोया तब पहली बार मुझे खुद से नफरत हुई। लेकिन अब जब मैंने तुम्हारे प्यार में खुद को पाया है तो मुझे खुद से माफी चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी हथेली पकड़कर अपने सीने पर रख दी, ताकि वो जान सके कि अब उसकी नफरत भी मेरी मोहब्बत में बदल चुकी है। शाम ढली और उसके बाद जो रात आई वो किसी आग की तरह हमारे बीच जलती रही। हमने उस रात एक दूसरे को खोया नहीं, हमने एक दूसरे को फिर से पाया। उसके होठों की गर्मी मेरे अंदर तक उतर रही थी
और मेरी उंगलियां उसकी सांसों को रुक रुक कर महसूस कर रही थी। वो बार बार कहती रही, तेरा होना मेरे लिए अब सिर्फ इश्क नहीं, एक आदत है। अगर तू नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। मैंने उसके दोनों गालों को पकड़कर कहा, तू अब मेरी कविता नहीं, मेरा धर्म है, और मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। हमने उस रात किसी मंदिर में व्रत नहीं रखा, किसी चादर से ढककर वचन नहीं लिए, लेकिन उस बिस्तर पर, उन धीमी सांसों के बीच, हमने अपने जिस्मों पर लिख दिए वो वादे जो किसी शास्त्र से ज्यादा पवित्र थे। जब वक्त अपनी रफ्तार से थमने लगा और दिन अब हमारे नाम की तरह शांत और सुकून भरे हो चले थे, तब हमारी मोहब्बत ने जिस्मों से निकलकर एक ऐसा रंग धारण किया जिसे देखने के लिए न आंखें चाहिए थी, न स्पर्श, सिर्फ एहसास। अब हमारी सुबहें एक दूसरे की सांसों से शुरू होती थी और रातें माथे पर रखी उंगलियों की गर्मी से बंद होती थीं। वो अब मेरे साथ सिर्फ एक प्रेमिका नहीं थी, वो मेरी लेखनी बन चुकी थी, मेरी सोच, मेरी कलम, मेरी भाषा। मैं जो कुछ भी सोचता था उसमें वो होती थी, और उसने भी अब मेरी चुप्पियों को समझना सीख लिया था। एक दिन उसने कहा, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और उस दिन से अब तक मेरी सबसे लंबी बातचीत तुम्हारी आंखों से ही हुई है। वो हंस पड़ी। वो हंसी किसी नदी की तरह बहती थी, साफ, गहरी, और हर बार मुझे नया बना देने वाली। अब हमारे घर की दीवारों पर उसकी पेंटिंग्स थीं और मेरी कविताएं। वो रंगों से इश्क करती थी, मैं शब्दों से, लेकिन जब वो मेरे गाल पर रंग लगाती थी तो मुझे लगता था कि मेरी कविताओं को आकार मिल रहा है। हमने एक छोटी सी पहाड़ी पर घर बनाया था, दूर शहर के शोर से। वहाँ सिर्फ पत्तियों की सरसराहट थी, बारिश की तालियां थीं और हमारी सांसों की साजिशें। उस घर के पिछले कमरे में एक नन्ही सी पालना रखी थी। हाँ, अब हमारे इश्क की तीसरी परत जिंदगी का रूप ले चुकी थी। हमारी बेटी अव्या, जिसका नाम माया ने रखा था, जो कभी न टूटे, जो कभी न बटे, अव्यक्त भा का प्रतीक। और जब मैंने उसकी आंखों में पहली बार देखा तो लगा जैसे मैं माया को फिर से देख रहा हूं। अव्या मेरी कविता थी, माया मेरा अर्थ। रातें अब भी आती थीं, लेकिन अब डर नहीं लगता था, क्योंकि अब जब भी आंधियां चलती थीं तो हम तीनों साथ सोते थे और हर तूफान को हमारी चुप हंसी पराजित कर देती थी। एक बार अव्या को तेज बुखार हुआ। माया पूरी रात उसके पास बैठी रही, बिना पलकें झपकाए, और मैं पास खड़ा सिर्फ ये सोचता रहा कि इस स्त्री में इतनी शक्ति कैसे है। और जवाब मिला, इश्क ने उसे सशक्त नहीं बनाया, उसने इश्क को सशक्त बनाया। मैंने माया के जन्मदिन पर उसे एक किताब भेंट की। उस किताब में हमारी सारी रातें, सारी चुप्पियां, सारी खामोशियां, सारे चुंबन, सारे झगड़े, सारे नाम, सारे डर और सारे इकरार भरे हुए थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तेरी सांसों की स्याही से मैंने अपनी आत्मा की आखिरी कविता लिखी है। अब अगर जिंदगी दोबारा मिले तो मैं फिर से तेरे सामने स्टेशन पर खड़ा रहूंगा और बरसात की उस आखिरी ट्रेन में बस तुझे खोजूंगा। अगली बार मैं शब्द नहीं बोलूंगा, बस तेरे पास बैठकर पूरी जिंदगी तेरी चुप्पी को पढ़ता रहूंगा। वो किताब माया ने सीने से लगाई, और फिर वो पल, वो धीमा सा पल, जब उसने मेरी ओर देखा और कहा, अब तू मेरे बिना रहेगा तो जी लेगा। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, अब मैं रहूं या ना रहूं, तू मेरी बेटी की आवाज में हमेशा जिंदा रहेगी। समाप्त नहीं, अनंत। अब हम कहीं नहीं जा रहे थे, क्योंकि अब हम एक दूसरे के भीतर घर बना चुके थे।